हाय एवरीवन। तो आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध कंटिन्यूसली चल रहा है। दोनों के बीच में जो जंग है वो छिड़ी हुई है और रसिया पूरे यूक्रेन पर कंटिन्यूसली अपनी मिसाइलें दाग रहा है और उसका जो परिणाम है वो क्या होगा, आर्थिक रूप से भारत और पूरे वर्ल्ड के पक्ष में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये पूरा एडिटोरियल इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि डिटेल में आखिरकार है क्या चीज़। द परफेक्ट स्टॉर्म मतलब हर जगह क्या क्या होने वाला है, हर क्षेत्र में जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये चीज़ रसिया यूक्रेन गैम्बिट कुड अनरेवल की अजम्पशंस ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहाँ पर रसिया और उसका यूक्रेन का जो युद्ध है कहीं ना कहीं इंडिया की आर्थिक पॉलिसी को मतलब प्रभावित करेगा। द कॉम्बेटिव मतलब जुझारू एडवेंट ऑफ द रशियन मिलिट्री इनटू द यूक्रेन अर्ली थर्सडे हैज़ प्रिडिक्टेबली स्पूक्ड मार्केट अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस ऑफ द वर्ल्ड ओवर। तो यहाँ पर एक जुझारू सेना जो रसिया की है, जैसे यूक्रेन पर उसने चढ़ाई की तो पूरे अक्रॉस द पूरा जो मार्केट है वो हिल और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर मार्केट कोई लॉस हुआ, हर जगह चाहे आप ऑयल प्राइसेस देख लो, सोने गोल्ड की प्राइसेस देख लो, दूसरे देशों की करेंसी देख लो, हर जगह से चारों तरफ से क्या हुआ है, प्रभावित हुई हैं चीज़ें। और वही चीज़ है, ऑयल प्राइसेस सर्ज टू एन 8-year हाई अराउंड द $105 अ बैरल। स्टॉक मार्केट ट्रम्बल्ड विथ इंडियन बोर्सेज मतलब होता है बाजार, crashing nearly 5% of the Thursday and rupee dipping पेरिलियसली मतलब खतरनाक रूप से क्लोज टू द 76 टू द डॉलर मार्क। तो यहाँ पर अगर हम ऑयल की बात करें तो लगभग $105 पर पहुँच गया, जो 8 ईयर पिछले 8 सालों का सबसे ज़्यादा हाई है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, इंडियन मार्केट की, तो 5% तक क्या हो गया, घट गया या क्रम्बल कर गया। दूसरा अगर हम बात करें इंडियन रुपीज़ की तो लगभग ₹76 पर इंडियन रुपीज़ पहुँच गया। तो ये सब चीज़ें हमें देखने वाली बात है। द Flight to the safety amid all this mayhem propelled up India's favorite yellow metal to a 50-month high। तो यहाँ पर सेफ्टी की अगर बात करें तो हम सोने की बात करते हैं ना, कि सभी देश क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोना उनके पास रहे, जिससे कोई भी अनसर्टेनिटी अगर होती है तो सोना एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा उस चीज़ को मतलब उस चीज़ की हमेशा वैल्यू रहेगी। तो इस प्रकार से सभी उस चीज़ को महत्ता देते हैं। तो मेहम मतलब जो एक उठापटक है या जो इस प्रकार की गहमा गहमी चल रही है, तो उसमें अगर हम सोने की मतलब येलो मेटल की भी बात करें तो वो भी 50 मंथ के हाई पर है। डोमेस्टिक स्टॉक इन इंडिसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन विटनेसिंग tumultuous swing in the recent week. A global inflation flared up and thus US Federal Reserve signaled the faster throttling of the easy money liquidity। यहाँ पर easy money liquidity का मतलब है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ महंगे से महंगे दामों पर भी खरीदने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कोई भी सस्ती से सस्ती चीज़ों को भी कम पैसों पे लगाने की कोशिश करोगे। तो दिक्कत यही है कि मार्केट में अभी लोगों के पास पैसा हो गया है या कई और कारणों से क्या हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो यूएस रिजर्व ने स्टार्ट कर दिया है कि लोगों के हाथ से पैसा छीना जाए, और यही उन्होंने कहा कि सिग्नल द फास्टर थ्रोटिंग ऑफ द इजी मनी लिक्विडिटी डिड पेयर सम ऑफ दीज इनिशियल लॉसेस ऑन फ्राइडे। जिससे क्या हो कि जो डोमेस्टिक स्टॉक इंडिसेस के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ी है उस इन्फ्लेशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर आपके हाथ में पैसा होगा, आप ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन आपके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो फिर जो कंपनियां हैं वो कहेंगी हम ये वाला ऑफ़र दे रहे हैं, वो वाला ऑफ़र दे रहे हैं, वो कंपनियां क्या करेंगी, सस्ते दामों पे चीज़ें बेचेंगी। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी फेडरल बैंक हैं या जो रिजर्व बैंक हैं, जैसे भारत का रिजर्व बैंक हो गया, तो ये इन रेट्स को आगे पीछे करते रहते हैं, जिससे कि जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें चलती हैं। उसी प्रकार से फेडरल रिजर्व के भी जो इंस्ट्रूमेंट हैं फेडरल बैंक के द्वारा, वो अमेरिका क्या करता है, उन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मैनेज करता है। ना ज़्यादा महंगाई हो, ना ज़्यादा
सस्ते दामों में चीज़ें मिलने लगे। तो ये सब चीज़ें हैं। टोटल द ईजी मनी लिक्विडिटी डिड पार सम ऑफ दीज इनिशियल लॉसेज ऑन फ्राइडे। तो इससे हो सकता है कुछ मसलों पर या कुछ मायनों में हमें जो लॉसेस हैं उनको हम कवर कर पाएँ। बट अगर आप ये कहो कि पूरे लॉसेस कवर कर पाओगे तो ऐसा नहीं है। बट मल्टी लेयर्ड अनसर्टेनिटी विल कीप इन्वेस्टर नर्व ऑन एज will the diplomatic fallout, how UNSC decide to take Russia in its vote with the Western world seeking strict condemnation and sanction, while India has thus far preferred not to take a side. लेकिन मल्टीलेयर अनसर्टेनिटी जैसी है तो उसने जो इन्वेस्टर है उनकी सांस रोक के रखी है, उनकी हलक रोक रखी है कि इन्वेस्ट करें ना करें, कैसे करें, क्या होगा मार्केट का आगे रिएक्शन क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। क्यों ये सब चीज़ हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी जो टॉक है रसिया के साथ वो फेल कर गई हैं। यूक्रेन भी रसिया की शर्तों पर बात करना नहीं चाहता और रसिया अमेरिका की शर्तों पर बात नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से युद्ध कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी किसी को नहीं पता कि युद्ध कहाँ जाके रुकेगा, इसके परिणाम क्या आएंगे और उन परिणाम से बाज़ार में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सभी के सभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो असमंजस की स्थिति में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने किसी भी प्रकार की साइड नहीं ली है, ना यूक्रेन की साइड ली है ना रसिया की साइड ली है। तो ये इंडिया ने अपना तटस्थ पोजीशन बनाई रखी है इस मुद्दे पर। देयर कुड बी द डबल एज्ड इकोनॉमिक रेमिफिकेशन मतलब असर यहाँ पर हो सकता है डबल एज इकोनॉमिक असर हो फॉर दोज सिटिंग ऑन फेंस इफ़ द एक्सटेंट ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट रसिया आर इंटेंसिफाइड। तो यहाँ पर जो फेंस पर बैठे हुए हैं मतलब जो प्रभावित होने वाले राष्ट्र हैं इन दोनों राष्ट्रों से, तो उन पर हो सकता है डबल असर हो अगर ये सैंक्शन रसिया पर और ज़्यादा कड़े हो जाते हैं तो। दिस कुड डीटर इंडियन इंटरेस्ट और यहाँ पर इंडिया का जो इंटरेस्ट है, इंडिया के जो हित हैं उन पर असर पड़ेगा। डीटर मतलब रुकेंगे। We in term of the trade financing, investment flow and even banking transfer a call of the Moscow from the SWIFT global payment network glowed out। तो यहाँ पर जैसे कि इन सभी सैंक्शन को तो जो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने लगाए हैं, नाटो कंट्रीज़ ने रसिया के ऊपर लगाए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि रसिया इन सब चीज़ों से रुक तो रहा नहीं है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सैंक्शन को और कड़े करने की बात की जा रही है और कड़े करने की बात में स्विफ्ट जो कि एक बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है जिससे एक देश से दूसरे देश पर पेमेंट का जो गेटवे कह समझ सकते हो आप या प्रोटोकॉल है, उससे रसिया को क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। जो कि पिछले कुछ समय इसमें ईरान को भी 2012 से 2016 के बीच बाहर कर दिया गया था जिससे ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। तो जैसे सीधी सी बात है, अगर रसिया पर ये वाले सैंक्शन लगाने की बात हो रही है तो इंडिया को लॉस होगा, इसमें नो डाउट, क्योंकि इंडिया का बहुत से हित या बहुत से इंटरेस्ट जो हैं वो रसिया के साथ जुड़े हैं। फॉर नाउ रसियाज ऑयल एक्सपोर्ट हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली टारगेटेड येट। लेकिन अगर हम बात करें अभी के लिए तो जो रसिया का ऑयल वाला सिस्टम है या ऑयल इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसको अभी टारगेट नहीं किया गया है, ना तो नाटो कंट्री के द्वारा, ना अमेरिका के द्वारा और ना किसी भी पश्चिमी देश के द्वारा। इंडियाज़ इम्पोर्ट of petroleum product from Russia are only fraction of its total oil import will and thus replaceable। तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वो बहुत मिनिस्कल, ज़्यादा उतना है नहीं, इंडिया की उतनी डिपेंडेंस है नहीं, क्योंकि आपको मालूम होगा 2014 में जैसे ही क्रीमिया को अधिग्रहण रसिया ने किया था तो 2014 से ही रसिया पर जो सैंक्शन है वो लगा दिए गए थे। अगर वो सैंक्शन ना लगते तो हमारी डिपेंडेंसी ऑयल को लेकर भी रसिया पर बन जाती, लेकिन ड्यू टू दिस 2014 सैंक्शन हम उतने डिपेंडेंट नहीं हैं। तो अगर ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। बट गेटिंग अल्टरनेटिव सोर्स फॉर फर्टिलाइजर सनफ्लावर ऑयल मे नॉट बी इजी। लेकिन अगर रसिया से जो इम्पोर्ट हम करते हैं, फर्टिलाइजर हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये इतना आसान नहीं होगा। एक्सपोर्ट टू रसिया अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका लगभग 1% और बल्कि उससे भी कम हम रसिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा व्यापार है रसिया के साथ, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं, टी एक्सपोर्ट करते हैं, जो हो सकता है कुछ चुनौती फेस करें। एज वेल शिपमेंट टू CIS कंट्रीज, फ्रेट रेट हाइक could make overall export less competitive too, but it is the indirect impact on trade account that is more worrying। तो यहाँ पर फ्रेट रेट मतलब कह रहा था भाड़ा जो
जहाज़ों का भाड़ा दिया जाता है वो बढ़ जाएगा, तो हो सकता है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट को लेस कॉम्पिटिटिव बना दे। ठीक है, बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की ट्रेड अकाउंट में, तो वो बहुत डराने वाला है कि ये तो ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे रॉ मटेरियल भारत से गया, वो कहीं दूसरे देश में उसको फिनिश्ड मटेरियल बनाया गया, लेकिन वो फिनिश्ड मटेरियल जाके कहाँ बेचा जा रहा है, रसिया में। लेकिन जैसे ही रसिया पे सैंक्शन आते हैं या कुछ होता है तो रसिया का मार्केट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाएगा तो फिनिश्ड प्रोडक्ट की भी मांग कम हो जाएगी, जब फिनिश्ड प्रोडक्ट की मांग कम हो जाएगी तो रॉ मटेरियल की मांग भी कम हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली भी ये चीज़ें प्रभावित करेंगी, हर देश को करेंगी तो भारत को भी करेंगी। द सर्ज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस बिल्ड ड्रम अप इंडियाज इन इलास्टिक ऑयल import bill and gold import could jump back up and keep the rupee under pressure। तो यहाँ पर जैसे ये ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जैसे आपको मालूम होगा कि इंडिया किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं है ऑयल के लिए, वो अलग अलग देशों से मंगाता है, लेकिन उससे क्या होगा, उसके इम्पोर्ट बिल पर तो असर पड़ेगा, इससे तो नो डाउट। भले ही कहीं पर 100 बैरल मिल रहा है, कहीं पर 95, कहीं पर 99, लेकिन बिल पर तो असर पड़ेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए वो क्या करेगा, गोल्ड खरीदेगा। गोल्ड मतलब रुपी पे असर पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी आगे पीछे होती है, घटती है, बढ़ती है, तो उससे आपके जो रुपी है या जो आपके वैल्यू है, जो आपके रुपीज़ की करेंसी की वैल्यू, वो घटेगी या बढ़ेगी। उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए ये अलग टॉपिक है कि करेंसी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, दोनों ही, बढ़नी भी चाहिए और घटनी भी चाहिए। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो घटनी चाहिए, जब हम इम्पोर्ट की बात करें तो बढ़नी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, वो अलग मैटर है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सोने से उस चीज़ को मैनेज करेंगे। ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट में भी जियो परडाइज ऑल दो फॉरेक्स रिजर्व आर हेल्दी। तो यहाँ पर जो ट्रेड जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें भी गड़बड़ी आपको मतलब देखने को मिलेगी, भले ही हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व अच्छा हो। द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया हाउएवर रिमेन द इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड अनरेवलिंग ऑफ द बजट मैथ विच हिंज ऑन एवरेज ऑयल प्राइस ऑफ $75 अ बैरल। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता ऑयल प्राइस को लेकर है कि जो $75 पर बैरल वो अब $100 या उससे, जैसे मैंने बताया कि $105 पर बैरल पर पहुंच गया। तो वो चीज़ें एवरेज करने में बहुत, जो बजट है इंडिया को अपना बजट मैनेज करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। द RBI assertion that retail inflation has peaked at 6.01% in January, as well as its growth accommodative stance may need a rethink with oil prices 11% higher since its February 10 monetary policy review। तो यहाँ पर जनवरी की ही बात करें तो लगभग हमारी जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 6.01% पर पहुँच गई थी, जो कि RBI का जो एक टारगेटेड है कि 6% से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वो 6% से ज़्यादा हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई। ये सब तो तब हुआ, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे हो कि 11% के लगभग ऑयल प्राइसेस बढ़ गई। जब 11% के लगभग ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो उसका असर भी इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो यहाँ पर अब RBI को क्या करना पड़ेगा, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और इसके कारण जो RBI को नुकसान होगा वो तो जग जाहिर है ही। यह मैनेज करने के लिए जो देश का फीजल घाटा बढ़ेगा या जो बिल है उसमें कहीं ना कहीं घाटा बढ़ेगा। ऑन द फीजल साइड द गवर्नमेंट विच हैज़ बीन कंजर्वेटिव इन इट्स रेवेन्यू अजम्पशन इन द बजट हैज़ द रूम प्रीएम्प्टिवली कट डोमेस्टिक फ्यूल टैक्स टू निप इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, स्टोक faltering consumption level and sustain India's फ्रेजाइल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी थ्रू दिस ग्लोबल चर्न। तो यहाँ पर अब इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं ऑयल प्राइस पे जो एक्साइज ड्यूटी लेती है उसको कम कर देगी, जिससे भारत में ऑयल प्राइस कम रहे। ऑयल प्राइस कम रहेंगे तो पूरी की पूरी इन्फ्लेशन को कवर करने में भारत के लिए क्या होगी, आसानी होगी। और इन सब चीज़ों के कारण जो कोविड-19 का जो प्रभाव है और जो वर्तमान परिस्थितियों के कारण जो प्रभाव है, उन दोनों को एवरेज कर गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि यही अब एक कारण बचा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे $105 पर क्रूड ऑयल पहुंच गया। अगर वो डायरेक्ट जनता ये चीज़ थोप देती है तो
आप विश्वास मानिए हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के आंकड़ों के तहत। अगर उनका जो पैमाना है जो कि 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए महंगाई, वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगी तो सीधी सी बात है हर एक चीज़ उनसे जुड़ी होती है, राजनीतिक हित उससे जुड़े होते हैं, जनता के हित उससे जुड़े होते हैं। तो ये पूरा एडिटोरियल था। इस एडिटोरियल में एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य को बताया गया है। अभी तक हम जो पिछले एडिटोरियल को कवर करते आए हैं उन एडिटोरियल में रसिया और यूक्रेन की बात हुई, उनके रणनीतिक उन सब चीज़ों की बात हुई, लेकिन इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई। सो थैंक यू फॉर टुडे।